हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल शर्मा क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो की जो लिंक है वो अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें मोमेंटम को समझना पड़ेगा। मोमेंटम होता क्या है ना। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम की जो सिंबल होगी वो पी होगी, एम नहीं हो सकती, क्योंकि एम हम फिजिक्स में मास को लेते हैं। ठीक है, एम जो सिंबल है वो मास है। तो यहाँ पर मोमेंटम को समझना है। तो यहाँ पर क्लास काफ़ी टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो मोमेंटम का जो डेफिनेशन दिया गया है वहाँ पर बोला इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अरे मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट तो हम कर लेंगे, लेकिन मतलब भी तो समझ में आना चाहिए मोमेंटम होता क्या है। करेक्ट। तो एक्चुअली वो डेफिनेशन से हमें कहीं भी नहीं समझता कि मोमेंटम एक्चुअली है क्या। मोमेंटम एक्चुअली क्या है, क्या प्रिडिक्ट कर रहा है मोमेंटम फिजिक्स में। तो उसी चीज़ को हमें समझना है। तो मोमेंटम को समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ग्लास सरफेस। ये ग्लास का कोई सरफेस है ना। यहाँ पर मैंने एक हल्का सा ऑब्जेक्ट ले लिया है। लेट्स से दिस इज अ ऑब्जेक्ट हुज मास इज़ वेरी लाइट। यू कैन से मास इसका है 1 ग्राम। लेट्स से 1 ग्राम का मतलब हो गया 10⁻³ kg। और ऑन द अदर हैंड मैंने एक बड़ा सा बॉल ले लिया, आयरन बॉल यू कैन से, जिसका मास भी बहुत ज़्यादा है। लेट्स से 10 kg है इसके कंपैरिजन में। और दोनों को हमने सेम हाइट से फेंका है। दोनों को हमने क्या किया है? सेम हाइट से थ्रो किया है। तो ये जो मास है, ये जो बॉल है यू कैन से लाइट बॉल, जब इसको मैंने h हाइट से फेंका, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर आते आते कुछ वेलोसिटी अटेन हो जाएगी दोनों के पास। ये भी यहाँ पर आएगा तो इसकी भी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन पहले हम इसकी बात करते हैं। इसने कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली। लेट्स से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h है, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, सो -h। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, g। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? -g लिख दूंगा। सो ये हो गया -g, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये हो गया 2gh। सो v इज इक्वल्स टू √2gh। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा। उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो नीचे आते आते दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। लेकिन आप क्या ऑब्जर्व करोगे पता है? इस बॉल को जब हमने फेंका और ये बॉल यहाँ पर कोलाइड करती है ग्लास सरफेस पे, बॉल कोलाइड करती है तो बॉल की वेलोसिटी जिस वक्त कोलिजन हो रही है उस वक्त बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि ग्लास सरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ग्लास सरफेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं गिरा। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ वी थ्रो दिस बॉल ऑन द ग्लास सरफेस, जब हमने इस बॉल को ग्लास सरफेस पे फेंका जिसकी मास 10 kg है, तो आपको पता है क्या होने वाला है? ग्लास सरफेस टूट जाएगा। ये जो कांच की सरफेस है वो टूट जाएगी, है ना, क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। m इज इक्वल्स टू 10 kg, इतना ज़्यादा वज़न है इसके पास। लेकिन हाँ, ये जिस वेलोसिटी के साथ हीट कर रहा है ये वाली बॉल भी उसी वेलोसिटी के साथ हीट करेगी। दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही होगा, √2gh, है ना। तो मतलब ये जिस वेलोसिटी के साथ हीट करेगा ये भी बॉल उसी वेलोसिटी के साथ हीट करेगी। दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन इसके अंदर जो इफेक्ट होगा इस बॉल का, जो इस ग्लास सरफेस पे इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि इसकी मास ज़्यादा है। क्योंकि इसकी मास इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। क्लियर? चलो ये एक एग्जांपल ले लिया। अब मैं दूसरा एग्जांपल भी एक लूँगा। जैसे कि मतलब मान लो ये सरफेस है और ये कोई ब्लॉक है। दिस इज़ अ ब्लॉक विच लाइज ऑन दिस सरफेस। यहाँ से मैंने एक बुलेट लिया और हमने इस बुलेट को गन से फायर किया। इस बुलेट को हमने क्या किया? एक गन से फायर किया, लाइक दिस। एंड दिस बुलेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v1 ले लेते, चलो, विद अ वेलोसिटी v1। इसका जो मास है, लेट्स से इस बुलेट का मास है 10 ग्राम और इसकी जो वेलोसिटी है v1 वेलोसिटी के साथ इस ब्लॉक की तरफ जा रहा है। तो आप क्या देखोगे? v1 वेलोसिटी के साथ इस ब्लॉक की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है इतनी ज़्यादा वेलोसिटी की वजह से ब्लॉक के अंदर ये कोई होल बना दे और वहाँ पर जाके अटक जाए। दिस इज़ अ बुलेट, होल बना के वहाँ पर जाके अटक गई, है ना। क्लियर? ऑन द अदर हैंड इसी बुलेट को, ये जो बुलेट है इसी बुलेट को, दिस इज द वेलोसिटी v2, आपने अपनी हाथ से फेंका। आपने क्या किया? अपने हाथ से फेंका है।
तो आप अपने हाथ से फेंकोगे और ये आपकी ब्लॉक है यहाँ पर कहीं पे, दिस इज़ द ब्लॉक ओके विच इज़ प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस, और इस बुलेट को आपने अपने हाथ से फेंका, तो ये बुलेट क्या करेगी, इस सरफेस पे जाएगी, टकराएगी और ऐसे नीचे गिर जाएगी। ब्लॉक का कुछ नहीं बिगाड़ पाई ये बुलेट, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी थी वो ये वाली वेलोसिटी से कम था, जो प्रीवियस वेलोसिटी थी उससे क्या थी, कम थी। मास तो सेम है दोनों का, लेकिन इफेक्ट आपको अलग अलग देखने को मिला। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी सेम थी, लेकिन मास के वजह से इफेक्ट अलग अलग देखने को मिला। यहाँ पर मास सेम है दोनों बुलेट की, लेकिन वेलोसिटी की वजह से आपको इफेक्ट अलग अलग देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें समझना है इन दोनों एक्सपेरिमेंट से कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है और उस बॉडी को अगर आपने रोकने की कोशिश की है, तो उस बॉडी के रोकने की वजह से जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे निर्भर करती है। मेरे को इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरी वीडियोस काफ़ी हिंदी, जो बच्चे हिंदी मीडियम से है वो भी देखते हैं, इसके लिए मैं हमेशा इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो, ओके। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बॉडी, जो बॉडी मोशन में है, जो बॉडी मोशन में है, उस बॉडी को अगर आपने रोकने की कोशिश की, तो उस बॉडी की रुकने की वजह से जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। देखो मोमेंटम ज़्यादा था, मास, देखो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है हमें बचपन से पढ़ाया गया, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इस सेकंड बॉल की मास ज़्यादा थी, दोनों की वेलोसिटी तो सेम है ना, वेलोसिटी जब नीचे आ रहे हैं दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन सेकंड बॉल की मास ज़्यादा होने की वजह से इसके पास मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम जब बहुत ज़्यादा होता है और उस बॉडी को हमने अगर रोकने की कोशिश की, तो आपको इफेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर से, जिस भी बॉडी का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है और उस बॉडी को अगर आपने रोकने की कोशिश की, तो आपको इफेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके रुकने की वजह से जो इफेक्ट होगा वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर इस बॉडी ने ग्लास सरफेस को हिट किया, ग्लास सरफेस के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जबकि ये बॉडी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इसकी मास कम थी तो मोमेंटम कम थी, मास कम होने की वजह से मोमेंटम कम है, तो कुछ इफेक्ट नहीं कर पाई। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस सेकंड केस में आ जाओ, वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगी। v1 ज़्यादा है ना, वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगी। मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से देखो यहाँ पर बुलेट को रोक दिया गया, इस ब्लॉक ने बुलेट को रोक दिया, तो मोमेंटम ज़्यादा था और उसी ऑब्जेक्ट को आपने इस ऑब्जेक्ट को रोक दिया, तो आपको इफेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिला, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वेलोसिटी कम है, इस बुलेट की वेलोसिटी काफ़ी कम है, तो इस वेलोसिटी को क्योंकि हमने हाथ से फेंका था ना, तो आप देख रहे हो कोई इफेक्ट देखने को ही नहीं मिला। क्यों देखने को नहीं मिला, वेलोसिटी कम होने के कारण मोमेंटम कम है, इसके लिए आपको कोई खास इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, है ना। तो यही होता है मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रोकने की कोशिश करते हो, तो जो इफेक्ट बनेगा वो किसकी वजह से बनता है, वो मोमेंटम की वजह से बनता है। दैट इज़ नथिंग बट द मोमेंटम। क्लियर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जब किसी भी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कार का जो बोनेट है वो जल्दी से दब जाता है, जबकि इफ़ यू आर परचेजिंग वेरी एक्सपेंसिव कार, आप बहुत एक्सपेंसिव कार खरीदते हो, उसका अगर कोई सी माइनर एक्सीडेंट में अगर उसका जो बोनेट है वो दब जाता है, तो आपका खर्चा बढ़ जाता है ना, उसको ठीक कराने का रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। तो क्यों ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स उस बोनेट को एकदम रिजिड बनाए, मतलब टकराने पे भी वो टूटे ना, है ना। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स नहीं करते, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी है आपकी सिक्योरिटी। उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है, आपकी सिक्योरिटी। यहाँ पर क्लास ध्यान से देखेंगे कैसे उनकी पहली प्रायोरिटी गाड़ी नहीं है, उनकी पहली प्रायोरिटी आपकी सिक्योरिटी। कैसे, देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ अ कार, ये कोई कार है, ठीक है, ये कार कोई वॉल से टकरा रही है, दिस इज़ अ वॉल, इस वॉल से जब टकराएगी, इसका थोड़ा बोनेट में आगे बड़ा बना देता हूँ लाइक दिस, ये जो कार इस वॉल से जब टकराएगी, तो इसका जो बोनेट है आप देखोगे, यहाँ पर मैं बना देता हूँ डायग्राम लाइक दिस,
इसका जो बोनेट है वो ऐसे हो जाएगा, कार का जो बोनेट है ये फ्यूल से लाइक दिस ऐसे दब जाएगा वो, है ना। और फिर कार की स्पीड सी, वो आगे का पार्ट इसके लिए ही इतना कच्चा रखते हैं, यू कैन से कि इतना फ्लेक्सिबल रखते हैं कि तुरंत कोलिजन हो गई तो आगे की पार्ट दब जाएगी। क्यों ऐसा करते हैं, उसके पीछे का भी रीज़न है। देखो, जब आपकी कार बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली उसकी मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगी। मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से जब कोई भी कार कोलिजन होगी किसी भी वॉल के साथ, है ना, तो आपने क्या किया, मोमेंटम को तुरंत ज़ीरो बना दिया। मोमेंटम अगर तुरंत ज़ीरो होगी, बहुत हाई मोमेंटम से आपकी मोमेंटम तुरंत ज़ीरो हो जाएगी, तो जो इफ़ेक्ट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो हो सकता है, चांसेस हो सकता है दैट यू आर ड्राइविंग इनसाइड द कार, आप कार के अंदर ड्राइव कर रहे थे कार को, है ना, आप कार में ड्राइव कर रहे थे, कोलिजन के बाद ये आपकी इतनी ज़्यादा वेलोसिटी थी कि मतलब मान लो ये जो बोनेट है ये हम एकदम रिजिड बनाते, मतलब मान लो फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता, तो चांसेस है आप गाड़ी के बाहर आ जाते, जो गाड़ी का आगे का कांच है आप उसको तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो इससे, इसकी वजह से आपको डैमेज बहुत ज़्यादा होता। इसके लिए वो क्या करते हैं, कार के जो आगे का हिस्सा है वो फ्लेक्सिबल बनाते। क्यों फ्लेक्सिबल बनाते, क्योंकि सी ये कार है, ये वॉल है, ये आगे का जो पार्ट है ये फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जब ये कोलाइड होगा कार के साथ, कार वॉल के साथ जब कोलाइड होगा तो ये दबना चालू होगा। ये दबने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्लोली ज़ीरो होगी। वो क्या होगी, स्लोली ज़ीरो होगी। नहीं तो क्या होता, अगर ऐसे आती और ऐसे तुरंत ज़ीरो हो गई, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड सीधा ज़ीरो, तो उस केस में आपने हाई मोमेंटम को तुरंत ज़ीरो बना दिया, उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, कार ऐसे टकरा रही है, आगे का पार्ट जितने टाइम में दबता है उतने टाइम में उसकी वेलोसिटी स्लोली ज़ीरो होती है, तुरंत ज़ीरो नहीं होती, स्लोली ज़ीरो होती है। क्योंकि यहाँ पर देखो 20 मीटर पर सेकेंड, अब ये जो बोनेट है ये दबना चालू हो गया, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे दबना चालू होती है। तो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो स्लोली डिक्रीज़ होती है। उस वेलोसिटी स्लोली डिक्रीज़ होती है तो जो मोमेंटम होता है वो भी स्लोली डिक्रीज़ होता है। मोमेंटम स्लोली डिक्रीज़ होने के कारण आपको डैमेज ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए वो कार का जो आगे का पार्ट है वो फ्लेक्सिबल बनाते हैं कि तुरंत कोलिजन होने पे तुरंत दब जाए, ताकि आपको कुछ ना हो। गाड़ी को होगा वो चलेगा लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ दिस इज़ द रोड एंड दिस इज़ यू आर रनिंग ऑन द रोड, अब भाग रहे हो रोड पे, और जैसे कि यहाँ पर कोई बड़ा सा पत्थर आ गया, आपको वो पत्थर दिखा नहीं, और आपकी जो वेलोसिटी है बहुत अच्छी खासी हाई वेलोसिटी है। ऑन द अदर केस, सेकेंड केस में जो आपका फ्रेंड है वो भाग नहीं रहा, वो सिर्फ चल रहा है, और उसके भी रास्ते में पत्थर आ गया, स्टोन आ गया, एक बहुत बड़ा सा स्टोन आ गया। तो दोनों की वेलोसिटी कुछ तो थी, आपके पर्सन की भी कुछ वेलोसिटी रही होगी, लेकिन क्योंकि आपका पर्सन, इधर v1 दे देते, इसको v2 दे देते, क्योंकि आप भाग रहे हो तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू योर फ्रेंड, आपकी फ्रेंड की वेलोसिटी कम होगी। दोनों के रास्ते में एक बड़ा सा स्टोन आ गया, दोनों गिरोगे, मतलब मान लो दोनों गिरोगे, तो आपको भी पता है किसको डैमेज ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली जो भाग रहा था उसको डैमेज ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मोमेंटम बहुत हाई है। अगर हाई मोमेंटम को आप तुरंत ज़ीरो बना दोगे तो आपके ऊपर आपको जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो, आपका फ्रेंड अगर चलते चलते गिर रहा है, चोट उसको भी लगेगी, लेकिन उसको आपके कंपैरिजन में कम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम थी, जिसकी वजह से मोमेंटम कम थी। मोमेंटम कम होने के कारण उसकी जो इफेक्ट होगी वो भी कम होगी। सो दिस इज एवरीथिंग दैट अबाउट द मोमेंटम। नाउ वी विल सी द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बट बिफोर दैट प्लीज कॉपी डाउन दिस। तो अभी मोमेंटम के बारे में थोड़ा देखा जाए। एक्चुअली हमने पूरा मोमेंटम को डिस्क्राइब भी कर लिया है। अभी थोड़ी सी इसकी एसआई यूनिट, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं इसकी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। अब मोमेंटम जो है, एसआई यूनिट इसकी क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, इज़ केजी मीटर पर सेकेंड। इसकी जो डायमेंशंस होगी, हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में देखा हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, L1 m1 t to the power -1। सो दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है क्लास? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी डायरेक्शन होती है। ओके, in vector quantity momentum is represented by p bar is equals to mv bar. The direction of momentum is same as that of velocity.
मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट्स डू इट। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देंगे हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, द फोर्स acting on an object, the force acting on an object is directly proportional, the force acting on an object is directly proportional to the rate of change of momentum, to the rate of change of momentum, to the rate of change of momentum. So this is the formula. The force acting on an object is directly proportional to the rate of change of momentum. अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, let's say if this is a block initially having a mass m, इसके पास mass m है and initially it is moving with a velocity u velocity के साथ move कर रहा है, ठीक है। हमने पीछे से इस ब्लॉक को एक फोर्स दे दिया, इस फोर्स की वजह से ब्लॉक की वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएगा और ब्लॉक की अभी वेलोसिटी कितनी हो गई, लेट्स से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो गई, v वेलोसिटी। ब्लॉक का मास m है ना, ब्लॉक की वेलोसिटी पहले u थी और अभी कितनी हो गई v। ये फोर्स यहाँ तक हमने अप्लाई किया फॉर टाइम t, फॉर टाइम t। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम ले लिया, t टाइम ले लिया, ठीक है। ये फोर्स t टाइम तक के लिए एप्लीकेबल था, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी चेंज हो गई फ्रॉम u टू v। अभी यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मोमेंटम क्या थी, मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पर मोमेंटम कितनी हो जाएगी, p2 इज इक्वल्स टू mv। सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम की अगर बात करें हम, तो चेंज इन मोमेंटम कितनी हो जाएगी, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1, है ना। तो ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, दिस फोर्स, इस फोर्स को हमने क्या कहा, दैट न्यूटन ने कहा दैट ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन्स चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, यू कैन से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ओके। इन 1 सेकेंड कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, द फोर्स, दैट इज नथिंग बट व्हाट, द फोर्स। फिर से 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसी को हमने क्या कहा, फोर्स कहा। अगर 1 सेकेंड में मोमेंटम ज़्यादा चेंज हो रही है, इसका मतलब फोर्स जो अप्लाई किया गया है वो बहुत ज़्यादा है। अगर 1 सेकेंड में मोमेंटम कम चेंज हो रही है, तो इसका मतलब जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो भी कम है, ठीक है। तो फोर्स पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि मोमेंटम कितनी चेंज हुई है। जितना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड मीन्स फोर्स भी बहुत ज़्यादा अप्लाई किया गया है। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड अगर कम है, तो फोर्स भी क्या हुआ, कम अप्लाई किया गया। So to remove the proportionality sign, so F is equals to K, P2 minus P1 upon T। K is constant, है ना, K constant है। K का वैल्यू हम 1 लेंगे फॉर K is equals to 1। हमारा जो फॉर्मूला है फोर्स का, फोर्स is equals to P2 minus P1 upon T। P2, what is the value of P2? If you will see, m into V is the value। P1 का वैल्यू कितना है, m into U upon T। So is equals to m v minus u upon t। According to the first kinematical equation, what is first kinematical equation, v is equals to u plus at। So v minus u is equals to at, so a is equals to v minus u upon t। So therefore I will write down that force is equals to m into a। This is the Newton's second law of motion, क्योंकि a जो है that is v minus u upon t, that is the value of a, v minus u upon t। So this is the formula of force, mass into acceleration। clear? okay। तो यहाँ पर ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी अबाउट द मोमेंटम एंड ऑल, अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके ऊपर फॉर्मूला भी हमने बना दिया, F इज इक्वल्स टू ma। प्लीज़ कॉपी डाउन दिस, देन वी विल लुक व्हाट इज इम्पल्स। यहाँ पर हम इम्पल्स भी देखेंगे कि इम्पल्स क्या होता है। तो अभी हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बाई कैलकुलस मैथड। कैलकुलस मैथड से हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करेंगे, बाई कैलकुलस मैथड। अब जब यहाँ पर मैं कैलकुलस मैथड कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ अ ब्लॉक हैविंग अ मास m,
ओके, और इस पॉइंट पे इस ब्लॉक के पास कुछ इनिशियल मोमेंटम होगी, ओके, और यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर हमने इस ब्लॉक पे क्योंकि फोर्स F लगाया है, इस फोर्स की वजह से यहाँ पर इस ब्लॉक के पास कोई मोमेंटम PF हो जाएगी, फाइनल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम चेंज हो रही है ब्लॉक की, हैविंग अ मास m। अभी यहाँ पर ये जो मोमेंटम है, दिस मोमेंटम इज अ टाइम डिपेंडेंट, मतलब ये टाइम के साथ बदलते जाएगा, ये पूरा का पूरा मोमेंटम टाइम डिपेंडेंट है। मैं उसके ऊपर आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियर होगी चीज़ें, ठीक है। मोमेंटम इज व्हाट टाइम डिपेंडेंट, तो जब भी मोमेंटम आपका टाइम डिपेंडेंट होता है तो इन दैट केस वी विल यूज द कैलकुलस मेथड, वी विल यूज द कैलकुलस मेथड। कैसे? सी हियर, नाउ वी नो दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और जो मोमेंटम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, let's talk about the formula for the momentum. We know that mass into velocity, the general formula for the momentum, mass into velocity. तो फोर्स जो होता है इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब dp/dt, राइट। दिस इज द फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। कितना मोमेंटम चेंज हुआ कितनी टाइम में, ओके, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट इज नथिंग बट द फोर्स। सो वी नो दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, यहाँ पर हम p की वैल्यू पुट कर देंगे जो क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम यूवी रूल लगा देंगे, हमें डिफरेंशिएशन में पढ़ा यूवी रूल क्या होता है। सो देयरफॉर m dv/dt प्लस v dm/dt, है ना, दिस इज द यूवी रूल, हमने यूवी रूल लगा दिया। अब यहाँ पर हमें पता है चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होता है, ओके, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाइट की स्पीड से नहीं दौड़ रहा है, तो यहाँ पर चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ आई विल राइट डाउन, अगर आपकी मास कांस्टेंट है, अगर आपकी मास कांस्टेंट है तो चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। इफ चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर 0 हो जाता है, आपका चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो गया, तो आपकी ये इक्वेशन क्या हो गई, F इज इक्वल्स टू m dv/dt, है ना, क्योंकि अभी हमें पता है but we know that acceleration is equals to dv/dt, so therefore I will write down F is equals to mass into acceleration. So this is the formula of Newton's second law of motion by calculus method, ठीक है। अब हमने ये फॉर्मूला बना दिया, अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कभी हमें ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है, F is equals to dp/dt, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। अभी यहाँ पर क्लास मान लेते हैं जैसे कि एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम, मोमेंटम की एक इक्वेशन दी गई है आपको, दैट t² + 4t + 1, यू वांट टू फाइंड आउट द फोर्स एट t = 2 सेकेंड, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है जब टाइम कितना चल रहा है, 2 सेकेंड। तो हमें पता है द फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt, सो डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की इक्वेशन लिख देंगे t² + 4t + 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वी नो हाउ टू टेक द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ t² कम्स आउट टू बी 2t, डेरिवेटिव ऑफ 4t कम्स आउट टू बी 4, सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स। नाउ एज यू कैन सी फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइम, फोर्स भी क्या हो गया, टाइम डिपेंडेंट हो गया। यहाँ पर जो t का वैल्यू है कितना है, 2, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन F इज इक्वल्स टू 2 × 2 + 4, 2 2 ज़ा 4, सो 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि टाइम जब 3 सेकेंड है तभी भी पता करो कितनी फोर्स है। तो 3 सेकेंड के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर t की जगह हमें 3 सेकेंड डाल देना है। सो F इज इक्वल्स टू 2 × 3 + 4, 3 2 ज़ा 6 + 4 10 न्यूटन सी। इसका मतलब क्या हुआ, सी ईयर क्लास, जब हमने फर्स्ट मेथड से हमने डिराइव किया था फोर्स का फॉर्मूला, वहाँ पर ये जो फोर्स थी ना, ये फोर्स क्या थी, कांस्टेंट थी, एक ही फोर्स उस बॉडी पे लग रहा होगा। लेकिन जब हम कैलकुलस मेथड में आ जाते हैं तो कैलकुलस मेथड कभी यूज़ करना होता है जब आपका ये वाला फोर्स जो है ना वो टाइम डिपेंडेंट है। देखो ये वाला फोर्स टाइम के साथ बदल रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एट t = 0 सेकेंड, जब टाइम 0 हो जाता तो 2 × 0 + 4 कितना हो जाता, 4 न्यूटन। तो जब टाइम 0 सेकेंड है तब ये फोर्स कितनी लग रही है, 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है।
अभी यहाँ पर टाइम जब 1 सेकेंड हो गया, एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो गया, तब यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही है, यहाँ पर 1 डाल दो, 2 1 जा 2, 2 + 4 6, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है। देखो टाइम के साथ फोर्स बदल रहा है, तभी आप कैलकुलस मेथड का फॉर्मूला लोगे। अगर आपका फोर्स वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब टाइम के साथ वो बदलेगा, ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला उठा के इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो प्लीज कॉपी डाउन। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स। इम्पल्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ बैट्समैन, दिस इज अ बैट ऑफ अ बैट्समैन, ये कोई बैट्समैन का बैट है, and the ball is coming towards the bat with a velocity u. This is a ball coming towards a bat with a velocity u. बैट्समैन क्या करेगा, इस बॉल को 6 के लिए हिट करेगा। सो 6 के लिए हिट करने के लिए बैट्समैन को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉल के ऊपर, और वो लगाएगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर जब बॉल हिट होती है इस बैट से, सो ये जो बॉल है ये v वेलोसिटी के साथ मूव करती है। तो एज यू कैन सी देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। बॉल पहले u वेलोसिटी के साथ आ रहा था, बैट से हिट होने के बाद v वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या बनाएगा, चेंज इन मोमेंटम बनाएगा। मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है, इस बॉल का मास लेट्स से द मास ऑफ द बॉल इज m, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो इनिशियल मोमेंटम कितनी थी, mu, और यहाँ पर जब आप देखोगे तो फाइनल मोमेंटम कितनी है, mv। बॉल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मोमेंटम चेंज हुई। मोमेंटम चेंज हुई मतलब फोर्स अप्लाई हुआ। ऑब्वियसली बैट ने बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया था। इफ़ आई टेल यू प्लीज़ कैलकुलेट दिस फोर्स, ये फोर्स कैलकुलेट करो, तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। द फॉर्मूला फॉर द फोर्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम, यू कैन से द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम होता है, मोमेंटम चेंज होने वाला टाइम होता है। कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ है, ये वो वाला टाइम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बैट जब बॉल को हिट कर रहा था, बॉल जब बैट की तरफ आ रहा था, हिट होने से जस्ट पहले उसकी मोमेंटम कितनी थी, mu। अभी बैट ने बॉल को हिट किया, तो जैसे ही हिट होने के बाद आप देखोगे तो बॉल की मोमेंटम कितनी है, फाइनल मोमेंटम दैट इज mv। तो जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट था बिटवीन बैट एंड बॉल, वही आपका ये टाइम है ना, क्योंकि इतना ही टाइम लगा है मोमेंटम चेंज होने में, एग्जैक्टली, है ना। तो ये वाला जो टाइम है, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये टाइम बहुत छोटा है। दिस टाइम इज़ वेरी 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 स्मॉल। ये जो टाइम है ये बहुत छोटा है, क्लियर। तो ये टाइम बहुत छोटा है। सी, टाइम अगर आपका बहुत कम है तो ऑब्वियसली आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब बैट इस बॉल के ऊपर बहुत ह्यूज फोर्स डेवलप कर रहा है, लेकिन बैट और बॉल का टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है, बहुत छोटा है। इसी को हम कहते हैं इम्पल्स। इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। तो इम्पल्स की डेफिनेशन कैसी हो जाती है, अ लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट टू प्रोड्यूस द फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम। देखो जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो फाइनाइट होगा, ठीक है। एक लार्ज फोर्स एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे अप्लाई किया, लेकिन उनका टाइम ऑफ कांटेक्ट जो था वो बहुत छोटा था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स। नाउ क्लास सीयर, फोर्स बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दिस फोर्स। ये फोर्स को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइम को यहाँ पर लेके आते हैं। सो therefore I will say that force into time is nothing but what the final momentum minus initial momentum। अब ये जो राइट हैंड साइड है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, क्योंकि हमें पता है बॉल कितनी वेलोसिटी के साथ आया, मास हमें दिया गया है u, बॉल जितनी वेलोसिटी के साथ आ रही थी ये हम पता कर सकते हैं प्रैक्टिकली, और बॉल कितनी वेलोसिटी से जा रही है ये भी हम पता कर सकते हैं प्रैक्टिकली। मास तो सेम ही होने वाला है ना। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, मास भी है। तो ये जो राइट हैंड साइड पार्ट है ना, इसको कैलकुलेट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। यही होता है हमारे इम्पल्स का फॉर्मूला। तो इम्पल्स की दो फॉर्मूला हमने बनाई। पहला फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू टाइम, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम। ओके,
फोर्स इनटू टाइम, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब इम्पल्स के लिए जो सिंबल यूज करेंगे हम, वो सिंबल क्या होगा, जे। जे इज द सिंबल यूज्ड फॉर द इम्पल्स, जे इज द सिंबल यूज्ड फॉर द इम्पल्स। ठीक है, अब इम्पल्स जो है वो हमें समझना है कि स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स कौन सी क्वांटिटी है, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इम्पल्स की ऑब्वियसली कोई डायरेक्शन होगी। सो इम्पल्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, इम्पल्स ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इम्पल्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड बाय द चेंज ऑफ मोमेंटम। जो डायरेक्शन चेंज ऑफ मोमेंटम की होगी वही डायरेक्शन इम्पल्स की होगी। द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इम्पल्स की क्या डायरेक्शन होती है, इम्पल्स की वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, या फिर बोल सकते हो इम्पल्स की वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की होगी। क्लियर, गुड। सो दिस इज द इम्पल्स का, इम्पल्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, इम्पल्स की एसआई यूनिट क्या होगी, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ टाइम, सेकेंड। और यहाँ पर अगर आप मोमेंटम की बात करोगे तो यहाँ पर मोमेंटम का, सी चेंज इन मोमेंटम विल गिव यू मोमेंटम ओनली, चेंज इन मोमेंटम विल गिव यू मोमेंटम ओनली। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इम्पल्स को कैलकुलेट करते हैं। अभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी हमें क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि आपको एक ग्राफ दिया गया है फोर्स और टाइम का, और आपको कैलकुलेट करने बोला इम्पल्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज एक्स एक्सिस विच रिप्रेजेंट टाइम एंड वाई एक्सिस विच इज रिप्रेजेंट फोर्स एंड टाइम ग्राफ यू कैन से। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि एक बॉडी पे फोर्स कांस्टेंट लग रहा है फॉर अ टाइम टी सेकेंड। टी सेकेंड के लिए एफ फोर्स अप्लाई हुआ, टी सेकेंड के लिए उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ, एफ फोर्स अप्लाई हुआ, एंड द फोर्स इज कांस्टेंट। तो इफ आई से कैलकुलेट द इम्पल्स यूजिंग दिस डायग्राम, यूजिंग दिस ग्राफ, इस ग्राफ की मदद से आप इम्पल्स कैलकुलेट करो। तो इम्पल्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इनटू टाइम। आप देखोगे फोर्स इज दिस वन एंड टाइम इज दिस वन। तो जब मैंने यहाँ पर फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल सी द एरिया, दिस एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, लाइक दिस। आपको ये एरिया मिल जाएगी। मतलब कभी भी अगर आपको फोर्स टाइम ग्राफ दिया है तो आपको एरिया फाइंड आउट कर देना है, जिसकी वजह से आपका इम्पल्स आ जाएगा। सो देयरफॉर विल राइट डाउन दैट इम्पल्स इज इक्वल्स टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, इम्पल्स एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया इम्पल्स। नाउ वी विल सी सम अदर एग्जाम्पल। जैसे कि मतलब मान लो यहाँ पर आपको फोर्स टाइम ग्राफ तो दिया गया है, दिस इज फोर्स एंड दिस इज टाइम, बट इस बार फोर्स आपका वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, लाइक दिस। फोर्स आपका वेरिएबल क्वांटिटी है। तो इस केस में आप इम्पल्स कैसे पता लगाओगे, दिस इज टाइम टी और यहाँ पर आपका फोर्स है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट फोर्स। तो इन दिस सिनारियो आप इम्पल्स कैसे पता लगाओगे, दैट्स द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इम्पल्स हम कैसे पता लगाएंगे यहाँ से। सो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलस मेथड की मदद लेंगे। हम किसकी मदद लेंगे, कैलकुलस मेथड की। कैसे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। हम क्या करेंगे, ये जो रीजन है, वी विल ब्रेक डाउन दिस रीजन इनटू स्मॉल रेक्टेंगल्स लाइक दिस। बहुत ही छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में हम डिवाइड कर देंगे इन रीजन्स को। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रिप। यहाँ पर ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रिप है ये छोटे छोटे ऐसे रेक्टेंगल्स का बना हुआ है, लाइक दिस। मैं पूरा बना, ठीक है, चलो ऐसा हम मान के चलते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल्स लाइक दिस। ऐसे कुछ है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, किसी भी एक रेक्टेंगल की एरिया कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट दिस रेक्टेंगल, तो इसका जो चेंज इन टाइम है दैट इज़ डेल्टा टी,
और यहाँ पर जो इसका फोर्स है एट दिस मोमेंट दैट इज एफ। तो यहाँ पर जब इम्पल्स की बात करूँगा तो इम्पल्स भी बहुत छोटा होगा, इम्पल्स भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बिकॉज इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू टाइम। टाइम के छोटे होने के कारण इम्पल्स भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। सो इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स एफ इंटू डी टी, है ना। तो मुझे इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द टोटल इम्पल्स कि टी टाइम तक टोटल इम्पल्स कितना था, तो ऑब्वियसली मुझे सारी एरिया कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इस सारे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी रेक्टेंगल्स है उन सब की एरिया को कंबाइन कर लेंगे, है ना, जोड़ देंगे उनकी एरिया को। तो हम उसे करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला आ गया यहाँ से, इट इज़ फोर्स इंटू टाइम का इंटीग्रेशन, फोर्स इंटू टाइम का इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि इम्पल्स कैलकुलस मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है। बट अभी हमें पता है दैट फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बाई डी टी, करेक्ट। तो यहाँ पर फोर्स की जगह हम डी पी बाई डी टी डाल देंगे। सो दैटफॉर इम्पल्स कम्स आउट टू बी, फोर्स की जगह हम क्या डाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बाई डी टी इंटू डी टी। सो डी टी एंड डी टी गेट कैंसल्ड, सो इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, इंटीग्रेशन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। लेट्स से यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम इसकी पी आई होगी और फाइनल मोमेंटम पी एफ होगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम पी आई और फाइनल मोमेंटम पी एफ, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इम्पल्स इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर द इम्पल्स। ये इम्पल्स का हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। So this entire thing is about impulse, okay? So please copy down this, then we'll solve numericals on it. Let's solve the question. It's time to solve numericals. So first question, in a particular crash test, a car of mass 1500 kg collides with a wall as shown in the figure. The initial and the final velocities of the car are VI bar is equals to minus 15 I cap meter per second and VF bar is equals to 5 I cap meter per second. Respectively, if the collision lasts 0.15 seconds, find the impulse caused by the collision and the average force exerted on the car. Okay, तो ये सारी डेटा आपको दी गई है। आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ गया होगा दैट ये कार की टेस्टिंग हो रही है। इस कार को इस वॉल के साथ टकराया गया विद अ स्पीड ऑफ माइनस 15 आई कैप। तो ये कार इस वॉल की वजह से कार वापस से पीछे आ गई विद अ स्पीड ऑफ 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द इम्पल्स एंड व्हाट इज़ द एवरेज फोर्स। ये दो चीज़ें हमें पता लगानी है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। इम्पल्स का फॉर्मूला हमें पता है दैट इम्पल्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितना है, वी नो दैट मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज मास, 1500 kg। व्हाट इज द वेलोसिटी, 5 आई कैप, है ना। सो यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, so it comes out to be 7500 I cap kg meter per second. So that is the momentum, final momentum. Initial momentum की बात करेंगे, mass into initial velocity. What is mass, 1500 kg. So 1500 kg into velocity कितनी है, minus 15 I cap. So it will be minus 15 I cap. This is the velocity, initial velocity, है ना। Okay, fine. तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 22500 माइनस आई कैप के जी मीटर पर सेकेंड। सो इतनी आपकी क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। तो आपको इम्पल्स फाइंड आउट करना है। तो इम्पल्स का वी नो दैट द फॉर्मूला इज चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, द फाइनल मोमेंटम इज 7500 आई कैप माइनस, एंड व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, 22500 आई कैप, ठीक है। इनको ऐड करेंगे हम, सो इट कम्स आउट टू बी 30,000, सॉरी इट कम्स आउट टू बी 30,000 आई कैप kg meter per second. So that is the impulse. Clear? Now we have the impulse, we need to find out the average force. So we know that impulse is nothing but what, average force into time. So therefore average force जो होगा, that is nothing but impulse upon time. What is impulse, it is 30,000 and what is the time taken, it is 0.15 second. So time taken जो है it is 0.15,
है ना. सो आई विल मल्टीप्लाई 100 टू द न्यूमरेटर एंड 100 टू द डिनोमिनेटर. तो ये हो गया, आई विल राइट डाउन 30 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 15. सो 15 वन ज़ा 15 टू ज़ा, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁵ न्यूटन. सो दिस इज़ द एवरेज फोर्स. ओके, एवरेज फोर्स. अच्छा, वेक्टर फॉर्म में है तो हम डायरेक्शन भी बताएंगे. तो ये 30,000 आई कैप, तो मैं यहाँ पर आई कैप लिखूँगा क्योंकि मैंने वेक्टर फॉर्म में रखा है, तो यहाँ पर आई कैप. सो एवरेज फोर्स की जो वैल्यू है, इट इज़ नथिंग बट 2 इंटू 10⁵ आई कैप न्यूटन. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज फोर्स. लेट्स डू द सेकेंड प्रॉब्लम. The question is, a body of mass m is equals to 1 kg falls from a height h is equals to 20 meter from the ground level. What is the magnitude of the total change in momentum of the body before it strikes the ground? And second sub question, what is the corresponding average force experienced by it? Okay, तो हमें दो चीज़ें पता करना है, एक तो एवरेज फोर्स पता करना है, एक मोमेंटम पता करना है. ठीक है, ये दो चीज़ें पता करनी है हमें. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंटम की, उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज फोर्स की. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि आपको कौन सी मोमेंटम कैलकुलेट करनी है. जैसे कि ग्राउंड, यहाँ पर बॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण, इनिशियल वेलोसिटी 0 है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी करोगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, कोई भी मोमेंटम नहीं है. हाँ, अभी ग्राउंड तक पहुँचते पहुँचते मोमेंटम कितना चेंज हो गया है ये हमें पता लगाना है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो यहाँ पर बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है ना. ये हाइट ट्रैवल करके आ रहा है, कितना 20 मीटर का हाइट ट्रैवल करके आ रहा है. सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द बॉडी, कुछ वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी. कितनी वेलोसिटी आएगी उसके लिए हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन की मदद लेंगे. v हमें पता करना है, u हमारा 0 है, a का वैल्यू कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, g10 बोला है ना. और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज -20 मीटर. डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन की, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. u की वैल्यू 0 है, प्लस 2, a का वैल्यू कितना है -10, डिस्प्लेसमेंट कितनी है -20. सो 20 इंटू 10 बिकम्स 200, 200 इंटू 2 बिकम्स 400. सो v स्क्वायर का वैल्यू 400, तो v का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ तक आते आते इसके पास कितनी वेलोसिटी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो गई. तो अगर मैं पूछूँ, टेल मी व्हाट इज़ द फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी. व्हाट इज मास 1 kg, व्हाट इज वेलोसिटी 20. सो 1 इंटू 20, सो इट कम्स आउट टू बी 20 kg मीटर पर सेकेंड, है ना. व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल 20 एंड द इनिशियल मोमेंटम इज 0. So 20 minus 0 is equals to 20 kg meter per second. So that is the change in momentum. मिल गया पहला आंसर. चेंज इन मोमेंटम हमें पता करना था, जो कि मिल गया. अब बात करते हैं एवरेज फोर्स की. फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. इसी फॉर्मूले की मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फोर्स पता लगाएंगे. तो आप यहाँ पर देख रहे हो फोर्स की फॉर्मूले में टाइम है, तो हमें सबसे पहले टाइम पता करना होगा कि बॉल ए को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग गया. तो ये टाइम पता करना होगा मुझे. तो कैसे पता करेंगे, यूजिंग द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी. a का वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम नहीं पता, टाइम पता करना है. फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउन साइड है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे -20 मीटर पर सेकेंड. सो यूजिंग द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन सारी वैल्यूज पुट करेंगे. -20, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू -10 और टाइम का वैल्यू t. सो इट कम्स आउट टू बी -20 इज इक्वल्स टू -10t. 0 0 गेट कैंसल, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो t का वैल्यू आ गया 2 सेकेंड. तो यही 2 सेकेंड हम यहाँ पर पुट कर देंगे. एंड चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, 20 आ रहा है. So 2 and these get cancelled, 10. So 10 Newton का force लग गया. So in this way we have to solve the numerical. Please copy down, then we'll move to the next one. Let's solve the next question. Again, very interesting question. Let me open the question. Yeah, the question is, an iron ball of mass m is equals to 50 gram falls from a height of h1 5 meter and rises up to height h2 is equals to 3.2 meter after colliding with the horizontal surface. If the time of contact of the glass half is delta t is equals to 0.02 second. Find the average contact force exerted on the ball by the horizontal surface. Horizontal surface ने बॉल को कितना फोर्स दिया,
चलो पहले समझते हैं, सपोज इफ दिस इज़ अ बॉल, ये बॉल यहाँ पर गिर रहा है फ्रॉम सर्टन हाइट, लेट्स से ये जो हाइट है ये 5 मीटर की हाइट है, दिस हाइट इज़ ऑफ 5 मीटर, ये जो हाइट है ये 5 मीटर है। ये बॉल यहाँ पर टकराने के बाद देखो यहाँ पर अभी गिरा ये बॉल विथ सर्टन वेलोसिटी, लेट्स द वेलोसिटी इज़ v, है ना। यहाँ पर चलो इस वेलोसिटी को u बोलते हैं, u बोल दिया मैंने इस वेलोसिटी को, ठीक है। और यहाँ पर टकराने के बाद ये बॉल क्या होगा, फिर से रिबाउंड करेगा, ये बॉल फिर से रिबाउंड करेगा इन द अपर डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v, और यहाँ तक पहुँच गया, ऊपर की तरफ रिबाउंड करते हुए ये बॉल यहाँ तक पहुँच गया। ओके, ये जो हाइट है ये इन्होंने बोला है 3.2 मीटर की हाइट है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि इस फ्लोर ने बॉल के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करवाया, इस फ्लोर ने बॉल के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करवाया, ये हमें पता करना है। ओके, नाउ आई विल से दैट दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज माय वाई एक्सिस, ठीक है, फाइन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस केस फॉर मोशन ए बी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले हम ये इस केस के बारे में पढ़ते हैं फॉर मोशन ए बी। मोशन ए बी के लिए पढ़ेंगे हम लोग। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से यहाँ पर जो वेलोसिटी था u1 0 था, क्योंकि हमने सिर्फ बॉल को रिलीज़ किया था, सो 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 था। फाइनल वेलोसिटी जो मैंने यहाँ पर लिया है टकराने से जस्ट पहले कितना है, u है, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। आफ्टर दिस acceleration due to gravity, we know that it is minus 10 meter per second square, क्योंकि acceleration due to gravity always acting in the downward direction. Displacement sy, displacement along y axis is minus 5 meter, because displacement है वो नीचे की direction में है, so minus 5 meter. So these are the values we have. So we will use the third kinematical equation where v square is equals to u square plus 2as. यहाँ पर final velocity हमारा u है और इनिशियल वेलोसिटी u1 है, तो उसको उनसे रिप्लेस कर देते हैं। सो u1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, a का वैल्यू कितना है -10 एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है -5। सो इफ़ यू विल सी 10 5 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, तो ये आ गया 100 u स्क्वायर का वैल्यू। तो u कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको वेक्टर में लिखने जाऊँ तो u बार इज इक्वल्स टू -10 j कैप लिखेंगे हम, बिकॉज इट इज़ इन द नेगेटिव डायरेक्शन, करेक्ट, फाइन। अभी हम बात करते हैं फॉर मोशन C2D, फॉर मोशन C2D की मोशन की स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है हमारा, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0, ये पर्टिकुलर हाइट पे आके बॉल रुक गई ना, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है 3.2, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो प्लस में होगा 3.2 मीटर एंड एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें फॉर्मूला पता है दैट फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। जनरल फॉर्मूला v का वैल्यू 0 है, u की जगह v लिख देंगे, प्लस 2, a का वैल्यू कितना है -10, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3.2 की, करेक्ट। तो जब आप देखोगे सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 10 20 इंटू 3.2 करोगे तो आपको 64 आ जाएगा, प्लस माइनस बिकम माइनस, तो -64 को लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो +64, सो v इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जब बॉल रिबाउंड हुई है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड के साथ बॉल रिबाउंड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखोगे इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊँ तो v बार इज इक्वल्स टू 8 j कैप, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल मोमेंटम की। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज मास? टकराने से पहले हम इनिशियल मोमेंटम कौन सा होगा, टकराने से पहले बॉल की मोमेंटम क्या होगी, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, टकराने के बाद बॉल की मोमेंटम क्या होगी। तो इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे, मास कितना 50 ग्राम, इसको kg में कन्वर्ट करेंगे, सो 50 इंटू 10⁻³ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी -10 j कैप, so -10 j cap, so 50 into -10 becomes -500 into 10⁻³, so it comes out to be -0.5 kg meter per second. So that is the initial momentum. Let's talk about the final momentum now. Final momentum का formula mv bar, mass कितना है 50 into 10⁻³ and what is the value of v bar
इट्स 8 जी कैप. सो यहाँ पर 8 जी कैप. 850 into 8 comes out to be 400 into 10 raised to minus 3 j cap. So it comes out to be 0.4 j cap. So that is the final momentum. So what is the change in momentum? Change in momentum, we know that it is final momentum minus initial momentum. है ना? What is final momentum? 0.4 j cap. What is initial momentum? Minus 0.5 j cap. ठीक है? So minus minus become plus, so it will be 0.4 plus 0.5 j cap is equals to 0.9 j cap. So that is the change in momentum. तो हमें तो force find out करना था ना. So the formula for the force, we know that it is change in momentum upon time. What is the change in momentum? 0.9 j cap. Time कितना है? 0.02 seconds. I will multiply 100 टू दी न्यूमरेटर है, 100 टू द डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 90/2. तो ये कितना हो गया? 45 जे कैप न्यूटन. सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन इज अ डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली by throwing 10 marbles per second against it from below. If the mass of each marble is 5 gram, calculate the velocity with which the marbles are striking the disc. Assume that the marbles strike the disc normally and rebound downward with the same speed. Okay, so बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो डिस्क है ये फ्लोट कर रहा है. क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि जो मार्बल्स इसको स्ट्राइक कर रही है, ये जो स्ट्राइकिंग मार्बल्स है ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करवा रही है इन द अपवर्ड डायरेक्शन F. लेकिन ये जो डिस्क है इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg. अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो डिस्क है ये फ्लोट कर रहा है. फ्लोट करने का मतलब इस डिस्क पे नेट फोर्स ज़ीरो है. इस डिस्क पे नेट फोर्स कितनी है? ज़ीरो है. तभी ही ये फ्लोट करेगा. नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब अपवर्ड फोर्स F माइनस एम जी का वैल्यू ज़ीरो है. टोटल फोर्स, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स हो गया. अब माइनस साइन इसके लिए आ गया क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. सो F का वैल्यू कितना हो गया? mg. F क्या था? F इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द डिस्क बाय द मार्बल. ये मार्बल डिस्क पे जो फोर्स लगा रही है वो होता है. तो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी कितनी होगी मार्बल की. इस मार्बल को डिस्क पे कितनी वेलोसिटी के साथ टकराना है. तो इन्होंने लेट्स से ये मार्बल इस डिस्क पे v वेलोसिटी के साथ टकरा रहे हैं और v वेलोसिटी के साथ ही रिबाउंड हो जाते हैं. v वेलोसिटी के साथ ही रिबाउंड हो जाते हैं. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. जितनी स्पीड के साथ टकराएगी उतनी स्पीड के साथ रिबाउंड कर जाएगी. जैसे कि हम सिर्फ इस मार्बल की अगर स्टडी करें तो टकराने से पहले इसका स्पीड v था, टकराने के बाद इसका स्पीड v है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई. करेक्ट. तो इसको हमने क्या मान लिया? एक्स एक्सिस. और ये वाली लाइन हमने क्या मान ली? वाई एक्सिस. तो अगर मैं इस मार्बल की बात करूँ, अभी फिलहाल हम एक ही मार्बल की बात करेंगे. उस मार्बल का मास कितना है? 5 ग्राम. और डिस्क का मास कितना है? 10 ग्राम. डिस्क का मास कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है. तो अभी मार्बल की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले. तो मार्बल जो था जब वो ऊपर जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी कहाँ पर थी? इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल मोमेंटम इज एम वी जे कैप, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर थी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इनिशियल मोमेंटम. अगर मैं अभी फाइनल मोमेंटम की बात करूँ, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? एम वी जे कैप बट विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि देखो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. फाइनल मोमेंटम कभी टकराने के बाद उसकी जो मोमेंटम होगी, इनिशियल मोमेंटम कभी टकराने के पहले जो उसकी मोमेंटम होगी. तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम कितना है? माइनस एम वी जे कैप. इनिशियल मोमेंटम कितना है? एम वी जे कैप. सो ये हो गया माइनस 2 एम वी जे कैप. सो दैट इज द मोमेंटम क्लास. दैट इज द चेंज इन मोमेंटम. इतनी मोमेंटम चेंज हो रही है फॉर वन मार्बल. और एक सेकेंड में कितने मार्बल्स आ रहे हैं? सो आई विल राइट डाउन चेंज, टोटल चेंज इन मोमेंटम. लेट्स राइट डाउन टोटल चेंज इन मोमेंटम. टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड. सिर्फ एक सेकेंड में व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम? एक सेकेंड में कितनी मार्बल आ रही है? 10 मार्बल्स आ रही है. एक सेकेंड में कितनी मार्बल्स आ रही है? 10 मार्बल्स आ रही है. इफ change in momentum for one marble is minus 2 mv j cap, so what is the change in momentum for the 10 marbles?
इट इज़ 10 इंटू 2 एम वी जे कैप ना. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 10 इंटू -2 एम वी जे कैप. सो दिस इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम. हम लोग लिख देंगे टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. इन 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, मतलब हमने टाइम से डिवाइड कर लिया है. ठीक है, इन 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं. सो 10 इंटू -2 कम्स आउट टू बी -20 एम वी जे कैप. सो -20 एम वी जे कैप -20. व्हाट इज मास? मास कितनी है? मास इसकी 5 ग्राम है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 इंटू 10⁻³ ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया वी जे कैप. सो 20 इंटू 5 कम्स आउट टू बी -100 इंटू 10⁻³ वी जे कैप. सो ये हो गया -0.1 वी जे कैप. सो दिस इज़ द वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग. ये हमारा एफ का वैल्यू है, फोर्स एफ का वैल्यू है. ठीक है, तो हमें फोर्स की वैल्यू आ गई है. अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एम जी, इसका जो वेट है. अच्छा, मैं मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँ तो फोर्स, अच्छा ये एफ बार है, सॉरी मैंने यहाँ पर एफ बार नहीं लिखा, दिस इज़ एफ बार. अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ मुझे फोर्स की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 0.1 वी न्यूटन. दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. पुटिंग दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो दैटफॉर 0.1 वी इज इक्वल्स टू मास कितना है? मास ऑफ दिस डिस्क 10 ग्राम. तो उसको कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10⁻³ जी का वैल्यू कितना है? 10 है. सो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10⁻³ 10⁻1 जो कि 0.1 ही होता है ना. सो 0.1 वी इज इक्वल्स टू 0.1 गेट कैंसिल. तो वी का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड. तो इन मार्बल्स को 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाना है. So let's see the next question. Question is a particle is acted upon by a force for a 1 second whose x component remains constant. Fx is equals to 5√19 Newton, but y and z components vary with time as shown in the graph. Calculate the magnitude of change in momentum of the particle in 1 second. What angle does the impulse make with x-axis? Okay, so ये हमारा क्वेश्चन है. फोर्स इन x डायरेक्शन इज 5√19 न्यूटन, so जो कि कांस्टेंट है. 5√19 न्यूटन की फोर्स लग रही है. तो मैं इस फोर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ इन द डिफरेंट ग्राफ. लेट्स से दिस इज़ फोर्स एंड दिस इज़ टाइम. सो द फोर्स इज़ कांस्टेंट फॉर 1 सेकेंड. तो दिस इज़ द फोर्स that is 5√19 Newton. Okay, so this is the force for 1 second. Okay, they are asking to calculate the change in momentum. Change in momentum पता करना है. Change in momentum पता करना है मतलब impulse पता करना है. हमें क्या पता करना है? Impulse पता करना है. Okay, so let's say J bar is equals to Jx I cap plus Jy J cap plus Jz K cap. So impulse in x direction is Jx, impulse in y direction is Jy, impulse in z direction is Jz. तो impulse का फॉर्मूला हमें पता है. जब ये हमें ग्राफ दिया हुआ है तो impulse का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, है ना. तो जब मैं impulse in x डायरेक्शन की बात करूँगा तो impulse in x डायरेक्शन फोर्स और टाइम में जो एरिया है, हमें ये वाली एरिया कैलकुलेट करनी है. सो वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल में क्या होगा? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ. सो इट कम्स आउट टू बी 5√19 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 5√19 kg meter per second. So that is the impulse in x direction. Now we will see impulse in y direction. So impulse in y direction is equals to, let's come to this graph now. Impulse in y direction is area under force and time, means जो fy वाली लाइन है और टाइम एक्सिस के बीच का ये वाला एरिया हमें निकालना है. सो इफ यू विल सी दिस इज अ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो व्हाट इज द बेस? बेस इज 1 एंड द हाइट इज 50. सो 1 इंटू 50 it comes out to be 25. So impulse in y direction is 25 kg meter per second. Now it's time to calculate impulse in z direction. Impulse in z direction means we want to calculate this area. हमें ये वाली एरिया कैलकुलेट करनी है. द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, दिस वन, है ना. तो यहाँ पर इफ यू विल सी दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल. सो द फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इज 1 एंड द हाइट इज 100. सो इट इज 1 इंटू 100, 1 ज़ा 50 ज़ा. सो इट कम्स आउट टू बी 50 kg meter per second. So therefore impulse J bar is equals to Jx I cap. What is the value of Jx? 5√19. So 5√19 I cap plus Jy. The value of Jy is 25.
सो 25 जे कैप प्लस जे जेड का वैल्यू कितना 50, सो 50 के कैप. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स. अगर मुझे इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, सो यू गाइज नो हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड. सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 19 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर. So in this way we will calculate the magnitude of impulse. Let's try to calculate. 5 root 19 का square plus 25 square, we know that 625 plus 50 square, that is 3600. So it comes out to be 3600 और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 60 हो जाएगा. So 60 kg meter per second. So this is the total change in the momentum, है ना. Impulse is nothing but the change in momentum. You can write down impulse is nothing but 60 kg meter per second or change in momentum as 60 kg meter per second. Fine. अभी इन्होंने क्या पूछा है, the impulse in x direction. The impulse in x direction वो कितनी एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ. So like let's say this is x, this is y, and this is z. Okay, so we know that suppose this is the impulse, I will write down this is jx, this is jy, impulse in y direction, and this one is jz. Okay, so what we need to find out, and this is j, ये जो है j है, ठीक है. This is the resultant impulse you can say. So we need to find out what is the impulse, the angle of impulse with x axis, means हमारा interest ये है theta. We need to find out the theta. So if you will look this triangle OPQ. So in triangle OPQ, if I'll talk about cos theta is adjacent upon hypotenuse. Adjacent is jx and hypotenuse is j. So I will write down jx upon j. What is jx? Jx 5 root 19. And what is j? It is 60. So therefore theta comes out to be cos inverse of 5 root 19 upon 60. So that is the angle made by the impulse with x axis.